जो ऑर्गेनिज्म है उनको पहले पढ़े, ठीक है। चलिए न्यूक्लियस के बाद हम देन आगे फर्दर दूसरे हिस्सा पढ़ते हुए अब हम सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल ऊपर इनको पढ़ते हैं। तो सेल वॉल एंड देन हम सेल मेम्ब्रेन को पढ़ते हैं। सेल वॉल को अगर आप देखिए तो सेल वॉल इज द आउटरमोस्ट बाउंड्री प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है और प्लांट सेल के अंदर जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल में अगर आप देखें तो जैसे हम कल पढ़ रहे थे सेल वॉल जो है वो कैसी होती है, डबल लेयर्ड होती है ना। ये एक प्राइमरी सेल वॉल होती है बाहर वाली और अंदर वाली सेकेंडरी सेल वॉल होती है जो कि उसके अंदर ही बन रही होती है। जो मेजर कंपोनेंट होते हैं सेल वॉल का वो क्या है, सेलुलोज। सेल वॉल जो प्लांट की सेल वॉल है ये सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज एक डेड मटेरियल, सेलुलोज एक डेड मटेरियल है। मीन इस मटेरियल के अंदर हम ये देखते हैं कि बीइंग डेड मटेरियल जो है ये फ्री परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। फ्री परमिएबल होती है मतलब फ्री परमिएबल का मतलब है कोई भी चीज इसके अंदर और बाहर जो होती है वो मूव कर सकती है। तो पहला तो आ गया मेड अप ऑफ सेलुलोज, डेड मटेरियल है, फुली परमिएबल मेम्ब्रेन है, हार्ड होती है, स्टिफ है। और फिर ये केस में आप एक चीज याद रखिए कि सेल वॉल का असर फंक्शन ये होता है कि इसको सेल को एक खास शेप देती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। और जब पानी को ये एब्जॉर्ब करते हैं सेल वॉल जो है वो हार्ड हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, तो ये उसे बर्स्ट होने से बचाती है। तो मतलब सेल को बर्स्ट नहीं होने देगी क्योंकि ये बहुत हार्ड और स्टिफ होती है। फिर दूसरी अहम चीज हम ये देखते हैं कि सेल वॉल के हवाले से अगर आप देखिए तो जो फंगस है, फंगाई प्लांट्स होते हैं कि सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। काइटिन भी जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट मटेरियल भी है। जबकि बैक्टीरिया की सेल वॉल देखें तो वो किससे बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकन से। पेप्टिडो ग्लाइकन वो मटेरियल है जिससे क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो बनी है। तो काइटिन, पेप्टिडो ग्लाइकन और सेलुलोज ये तीन मटेरियल। सेलुलोज वाला मटेरियल किसके अंदर होगा, प्लांट्स के अंदर। काइटिन फंगस के अंदर। और पेप्टिडो ग्लाइकन किसके अंदर होता है, एनिमल कौन सा, बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टिडो ग्लाइकन से बनती है। अच्छा उसके बाद अगर आप देखिए सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो है ये सारे सेल्स के अंदर होती है। प्लांट सेल के अंदर भी होती है, एनिमल सेल के अंदर भी होती है, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी होती है। और सारी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेम मटेरियल से ही, सॉरी सारी सेल मेम्ब्रेन सेम मटेरियल से ही बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन को अगर आप देखिए तो जो मटेरियल इसमें इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से, एक तो है लिपिड्स और दूसरा है प्रोटीन। तो इस हवाले से जब हम सेल मेम्ब्रेन को देखते हैं तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में याद रखिएगा ये एक लिविंग मटेरियल है। लिविंग स्ट्रक्चर या लिविंग मटेरियल हम इसे नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये एक लिविंग स्ट्रक्चर है, लिविंग मटेरियल से बनी होती है। और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि प्लांट के अंदर जो है ये प्रेजेंट आफ्टर सेल वॉल, जबकि एनिमल्स के अंदर इट मेक्स द आउटर मोस्ट बाउंड्री। उसके बाद हम इसको कहते हैं कि ये पार्शियली या सिलेक्टिवली परमिएबल है। पार्शियली परमिएबल, ये पार्शियली परमिएबल है या ये सिलेक्टिवली परमिएबल जो है होती है मेम्ब्रेन। मतलब ये कंप्लीटली परमिएबल नहीं होती। क्यों कंप्लीटली परमिएबल होती, क्या वजह है, कौन बताएगा आपने। जो कॉन्टेक्स्ट हमें अंदर चार्ज होने बाहर एस्केप नहीं हो रही है और वो हार्मफुल चीजें उसके अंदर आ जाती है। असल में ये कह लीजिए कि बैरियर है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसी भी सेल के अंदर एक बैरियर के तौर पे काम करती है। सो बीइंग बैरियर ही होता है कि डू नॉट लेट सम मटेरियल्स टू मूव इन और आउट ऑफ द सेल। जैसे कि आप देखिए कि प्रोटीन्स जो होती हैं ये उनको बाहर नहीं जाने देती, ठीक है। मतलब सेल मेम्ब्रेन के जो पोर्स होते हैं वो छोटे होते हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स। अब देखिए सबसे बड़ा फायदा इसका क्या होता है, आपके रेड ब्लड सेल
आपकी कैपिलरीज से बाहर नहीं जा सकते। अदरवाइज वो बाहर निकल जाते तो फिर वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती थी। तो इस तरह आप देखिए कि जो प्लेटलेट्स होते हैं वो बाहर नहीं जा सकते, दूसरी प्रोटीन्स जो होती हैं एंजाइम्स वगैरह वो बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि जो आपकी कैपिलरीज है उनकी भी मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन। तो इसीलिए फिर आपने क्या करना होता है कि ये तमाम जो बेफिगर्स होते हैं उनको आपने प्रिवेंट करना होता है कि वो आपकी मेम्ब्रेन या आपके सेल से बाहर ना जा सके। इस जो ये उसके अंदर से वाइट सेल्स तो वाइट ब्लड सेल्स निकल आते हैं, वाइब्रेशन उनसे छोटा होता है। साइज छोटा नहीं होता, लेकिन वो अपनी शेप चेंज करके दिखना। अगर वो नहीं आएंगे तो फिर तो आपकी बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन हो जाएगा, आप कैसे बचाएंगे अपने आप? बचा ही नहीं सकते। तो यार, तो देखिए जी, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, और कल हमने पढ़ा था न्यूक्लियस, ये तीन चीजें हो गई हमारी। उसके बाद अगर हम देखें तो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स के अंदर पहला तो हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया। न्यूक्लियस के बाद जो हमारा अगला डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया के अंदर नहीं होते। एनिमल और प्लांट सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। अब अगर आप इनकी शेप देखें तो ये इस तरह आपको सिगार शेप या रॉड शेप स्ट्रक्चर जो है वो नजर आते हैं सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रियन इज अ सिंगुलर वर्ड, लेकिन जब आप माइटोकॉन्ड्रिया लिखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या है? प्लूरल है उसका, ठीक है। बहुत सारे जो होंगे ना ये स्ट्रक्चर, उनको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल वर्ड ही है, ये प्लूरल है। माइटोकॉन्ड्रियन जो है सिंगल वर्ड है, सिंगुलर है। अब एक माइटोकॉन्ड्रियन को अगर आप देखें तो ये हमें डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इस तरह का नजर आएगा, सिगार शेप। इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और इस तरह हाईली फोल्डिंग होती है, इनर मेम्ब्रेन इसकी आ रहा है। तो दो मेम्ब्रेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन और दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन। इसको हम क्रिस्टी का नाम भी देते हैं इस मेम्ब्रेन को। तो इनर मेम्ब्रेन इसकी हाईली इनफोल्डिंग, जो कि इसका सरफेस एरिया बढ़ा देती है। माइटोकॉन्ड्रिया का असल फंक्शन क्या होता है कि ये वो ऑर्गेनल है सेल का जहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। जी वो बता रहे। यहाँ पे एटीपी बनाना होता है इसमें, उधर जा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इस एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या किया जाता है? जो फूड है उसको ऑक्सीडाइज किया जाएगा, उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा। नहीं, इधर नहीं होता। एनारोबिक होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। एनारोबिक जो होता है वो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता। एनारोबिक जो होता है वो कहां पर होगा? साइटोप्लाज्म। इसी में बैक्टीरिया के अंदर आप देखेंगे, बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कोई नहीं होते, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ना, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन उसके साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो एरोबिक रेस्पिरेशन, इसलिए ऑक्सीजन का होना जरूरी होता है। इस रेस्पिरेशन के अंदर यहाँ पर जो फूड है उसको ऑक्सीडाइज किया जाएगा, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाएगा और उससे फिर क्या बनाया जाता है? एनर्जी बनाई जाती है किस फॉर्म के अंदर? एटीपी या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की शक्ल में एनर्जी जो है उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक हो गया। तो असल में ये माइटोकॉन्ड्रिया फिर क्या करते हैं कि इस रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी बनाते हैं। तो हम इसको पावर हाउस कहते हैं सेल का, पावर हाउस ऑफ अ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी सेल का पावर हाउस होता है। ठीक हो गया। देन उसके बाद एक और चीज याद रखिए कि इसका एक काम तो आ गया कि किसी भी सेल को उसकी लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना है। जब इसकी जो खाली स्पेस है, मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसे, इसकी खाली स्पेस में वो लिक्विड होता है या यहाँ पे होता है जैसे बाहर की बात करें। बाहर। अच्छा, अब देखिए कि यहाँ पर हमें ये देखना है कि नॉर्मली अगर यहाँ पर आप इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कह रही है तो ये उसकी लाइफ एक्टिविटीज के लिए उसे क्या प्रोवाइड करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेस स्ट्रक्चर है, जब न्यू बन बने। ये डुप्लीकेट देखो, जब सेल डिवाइड करते हैं, माइटोसिस जब होती है तो माइटोसिस में एक से दो सेल बनते हैं, वो डुप्लीकेट करेंगे, आप नए माइटोकॉन्ड्रिया बनेंगे फिर। ठीक है। अगर नहीं बनेंगे तो फिर नए सेल में कैसे बनेंगे? हर सेल के अंदर ये बनते हैं।
सेल डिवीजन से पहले माइटोकॉन्ड्रिया फिर डबल होते हैं। अच्छा, अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है, सर जी, सर सारे सेल्स माइटोसिस से बनते हैं। सारे सेल्स, देखो माइटोसिस से बनते हैं। मैं बताता हूँ। देखो, आपने पहली चीज तो याद रखनी कि हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के मेन सेल्स के अंदर बॉडी को डिवाइड किया जाता है। बॉडी सेल्स, जिन्हें हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं, याद रखिएगा। वो सेल्स कहलाते हैं सोमैटिक सेल्स। ये होती है बॉडी सेल्स आपकी। और दूसरी जो टाइप के सेल्स होते हैं उन्हें गैमीट्स कहते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो हर सेल में होंगे। अब ये जो सोमैटिक सेल्स हैं, इनमें माइटोसिस होती है, ये आपको याद है। इनमें क्या होता है? माइटोसिस। ऑल बॉडी सेल्स के अंदर माइटोसिस। इनके अंदर माइटोसिस भी होती है, मियोसिस भी होती है। इनमें मियोसिस नहीं होता, याद रखना। जो आपके बॉडी सेल्स है उनमें मियोसिस नहीं होगा। लेकिन ये जो गैमीट्स, जैसे जो आपके स्पर्म्स होते हैं या एग होते हैं, उनके अंदर माइटोसिस भी होता है और मियोसिस। लेकिन इनमें पहले मियोसिस होता है, क्योंकि पहले नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं। जैसे कि बॉडी के हर सेल में 46 क्रोमोसोम हो गए ना, इनमें कितने होते हैं? हाफ, 23 होते हैं। ठीक हो गया? सर 23 एग में 23 स्पर्म में तो मिला के 46 मिलते हैं हमारे। वो तो फिर जब फर्टिलाइजेशन दोबारा बनाएंगे। ठीक हो गया? या फिर मतलब इनमें माइटोसिस होने के बाद मियोसिस जब हो गया, फिर उसके बाद माइटोसिस भी हो सकता है। हमारे जो गैमीट्स बने होते हैं, याद रखिएगा, गैमीट्स जब बनते हैं ना, वो डिप्लॉइड सेल से बनते हैं। डिप्लॉइड तो वो खुद होते हैं, इनका जो मदर सेल होगा वो डिप्लॉइड होता है। मियोसिस जब होनी है, वो 23 वाले सेल में तो नहीं होगी, 46 वाले में होगी ना। तो इनका जो मदर सेल जिससे ये बनते हैं ना गैमीट्स, वो डिप्लॉइड सेल में होता है, वो 46 वाले ही होता है। फिर वो जाके हाफ होते हैं। जी। अब देखें, जैसे गैमीट बन रहा है, तो जैसे कि हम नाम देते हैं कि हमारे पास जो है कोई भी, जैसे कि जिसे स्पर्म बनना है, ठीक है, या हमारे पास जैसे ओगोनिया स्पीसीज, ओगोनिया जो है, ये एक गैमीट मदर सेल है एग का, जिससे एग में बनना है। इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है। अब इसमें मियोसिस होगी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? हाफ, हैप्लॉइड हो जाएंगे। ठीक हो गया? ये आपके समझ आई? यस सर। अच्छा जी, अब देखिए कि यहाँ पर हमने देख लिया कि अब जो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स होते हैं ना, दे विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। वैसे तो हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स के अंदर ये एक, दो या तीन हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तादाद इनकी होती है हमारे लिवर सेल के अंदर, हेपेटोसाइट्स जो बने होते हैं। एक सेल के अंदर ये तकरीबन जो है, आपको याद रखना है, अप टू 2000 तक हो सकते हैं हमारे लिवर के सेल। सर क्योंकि लेवल ज्यादा लिवर परफॉर्म मोर देन 500 फंक्शन। हमारा लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो बॉडी में सबसे ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है, और लिवर जो है वो तकरीबन 500 से ज्यादा फंक्शन। तो इसीलिए फिर आप देखिए उसको इतना एक्टिव होना पड़ता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होती है। तो इसी वजह से लिवर के एक हेपेटोसाइट के अंदर जो होता है विल बी प्रेजेंट अप टू 2000 माइक्रोकॉन्ड्रिया। ये क्लियर हो गया? ये सर सेल वॉल एक्टिव ट्रांसफर तो नहीं कर सकते। नहीं, वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें रेस्पिरेशन ही होगा, नॉन लिविंग है ना। रेस्पिरेशन सिर्फ लिविंग जो मटेरियल उनमें होता है। अच्छा जी, उसके बाद जब हम आगे चलते हैं जी, हमने पहला डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पढ़ा, न्यूक्लियस। दूसरा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कौन सा पढ़ा? माइटोकॉन्ड्रिया। और अब तीसरा हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट, जो प्लांट्स में होता है, क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, अब देखिए प्लांट सेल को अगर आप देखें, ये भी डबल मेम्ब्रेन है। इसमें इस तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, इनको आप क्या नाम देते हैं? क्लोरोप्लास्ट का नाम देते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट वो पिगमेंट्स हैं जिनके अंदर फर्दर ग्रीन कलर के पिगमेंट्स क्लोरोफिल होता है। इनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं। असल में जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, और जो स्टार्च में स्टोर होता है ना,
जो शुरू में स्टार्च बनता है, ये ग्लूकोज बनता है, वो कहाँ पर बनेगा, किन्हीं क्या? इसीलिए अक्सर आपको सवाल आता होगा ना कि अगर यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है, जैसे ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है और ये डी। आपको सवाल ये आया होगा अक्सर, देखिए पास पेपर में, कि इफ विच पार्ट will change its color to blue black when treated to iodine। तो कौन सा पार्ट जो है उसको आयोडीन से ट्रीट करने के बाद उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा? ए। क्योंकि ए के अंदर क्या हो रहा था, फोटोसिंथेसिस, वो क्या बनाएगा, ग्लूकोज। और ग्लूकोज वहां पे जब चेंज होगा इसके अंदर स्टार्च के अंदर, स्टार्च भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो अब हम अगर एक क्लोरोप्लास्ट को देखें पिगमेंट को, तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हमें, ये इसमें आउटर मेम्ब्रेन है, और ये इनर मेम्ब्रेन है। जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें हमें इस तरह के कॉइल लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, ये जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये वाले, इन्हें हम नाम देते हैं, कि पूरा जो एक स्टैक बना हुआ है, इसे कहते हैं ग्राना। इसमें हर एक जो कॉइल है इस तरह का, उस कॉइल लाइक स्ट्रक्चर को आप नाम देते हैं थाइलाकॉइड। ये कहलाता है थाइलाकॉइड। अब ये जो थाइलाकॉइड है, इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो है वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होती है। जहां पर जब लाइट आके पड़ती है ना क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, तो इनके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो यहाँ पर एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो ये अंदर जो मेम्ब्रेन के अंदर है, यहाँ मेम्ब्रेन के जो पिगमेंट्स है ये एब्जॉर्ब, सर जो जो है रेड, थाइलाकॉइड। यस सर, उसका क्या function? थाइलाकॉइड रिएक्शन सेंटर है, इनके अंदर रिएक्शन होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। सर ये इसके अंदर भी एटीपी बनाना होता है आपने, और रिड्यूस एनएडी बनाना होता है। इनके अंदर जब लाइट आती है, लाइट रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस में जब होता है, उसके बाद ये जो दोनों बने ना एटीपी और एनएडी वगैरह में, ये क्या करते हैं कि फिर ये जो नीचे वाला हिस्सा इसका साइटोप्लाज्म, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं, इसके अंदर एक साइकिल चलता है, कैल्विन साइकिल। इसके अंदर फिर वो बनाते हैं फूड, जो आप कहते हैं ग्लूकोज बनाएंगे, उसको स्टार्च में बदल देंगे, वो यहाँ पर बन जाता है सारा कुछ। यहाँ पे स्टार्च वगैरह स्टोर होता है, ग्लूकोज में। ये इसमें ग्लूकोज बन जाता है और बाहर आकर वो ग्लूकोज स्टार्च करता है। ग्लूकोज तो बाहर बनता है, यहाँ पर इन मेम्ब्रेन के अंदर नहीं बनता, उनके अंदर लाइट रिएक्शन होता है। ग्लूकोज बनता है कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन में। वो कहाँ पर होता है, स्ट्रोमा। वो इसी क्लोरोप्लास्ट का हिस्सा ही है स्ट्रोमा, उसका साइटोप्लाज्मिक पार्ट। सर इस साइटोप्लाज्म को तो स्ट्रोमा साइटोप्लाज्मिक पार्ट है उसका, उस टाइप का ही होता है। इसके अंदर फिर जो है वो फूड बनता है, ग्लूकोज वगैरह जो बनता है। तो क्लोरोप्लास्ट का जो असल फंक्शन है वो ये होता है कि ये ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, ये लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस की मदद से प्लांट्स को अपना फूड जो होता है वो प्रिपेयर करने में या तैयार करने में हेल्प करते हैं। जी क्लियर हुआ? उसके बाद अब देखिए कि हमें जो है वो राइबोसोम्स को पढ़ना है, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर हमने नहीं पढ़ने। पढ़ा हुआ सिलेबस आपने कि नहीं पढ़ा? क्या कहते हैं उसमें? सेल सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, अच्छा। न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी गार्डन नहीं आती, नहीं, नहीं आती, और हम अभी राइबोसोम पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म में लास्ट। ठीक है, अब हमने पढ़ा राइबोसोम्स। अच्छा, राइबोसोम्स को अगर आप देखिए तो राइबोसोम्स भी सारे सेल्स में होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल में भी होते हैं, बैक्टीरिया में भी होते हैं। अब उसकी एक रीजन है, लेकिन वायरस में नहीं होगा, वायरस नॉन लिविंग है। वायरस में कुछ भी नहीं होता, ना न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल भी नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होता, साइटोप्लाज्म कुछ नहीं होता, याद है। राइबोसोम्स जो होते हैं, अगर आप इनको देखिए तो नॉर्मली अगर एक सेल में हम देखें तो ये इस तरह मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो डिस्पर्स होते हैं। हमें गोल गोल से ये ग्रैन्यूल्स नजर आते हैं। इन ग्रैन्यूल्स को थोड़ा सा अगर आप बड़ा करके देखें तो इस तरह के दो इनके पोर्शन हमें नजर आए।
ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इनकी दो लेयर्स होती है, दो सब यूनिट्स होती है। ये जो राइबोसोम्स होते हैं, सबसे पहली बात इसके बारे में आपने ये याद रखनी है कि राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती। सेल कैसे बने? जी, सेल बने? सेल नहीं है, सेल के स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल की शेप रेगुलर होती है। थोड़ी सी रेगुलर होती है सर इसके अंदर कोई भी चीज आ सकती है, कोई भी चीज आ जा सकती है। राइबोसोम के अंदर। राइबोसोम्स के अंदर ऑब्वियसली कोई भी चीज आ जा सकती है, लेकिन इनका मेन फंक्शन पता है क्या होता है? ये जैसे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स टाइप स्ट्रक्चर है, और इन ग्रेन्यूल्स का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। इनका काम क्या है? प्रोटीन, यानी हमारे सेल में हो, बैक्टीरिया में हो या प्लांट सेल में हो, जहां पर भी ये होंगे, इनका मेन फंक्शन यही है कि इन्होंने क्या करना है, ये प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प करते हैं। अब इनके दो साइज होते हैं, दो साइज के अंदर ये हमारे सेल में पाए जाते हैं। हमारे ये साइटोप्लाज्म के अंदर भी होते हैं, वहां पर जो होंगे वो होते हैं एटीएस राइबोसोम्स। ठीक है, एस जी स्वेटबर्ग को कहते हैं, इनका यूनिट है। और उसके बाद जो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम होते हैं, प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं, लेकिन वहां पर जो राइबोसोम होते हैं वो 70s वाले, ठीक है, 70 स्वेटबर्ग वाले होंगे, लाइटर वेट होते हैं, हल्के होते हैं। सर जब हम सेल को डिफाइन कर रहे हैं, हम अगर हम राइबोसोम को ये बता रहे हैं कि वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं होते, वो हम ज्यादा उसमें क्या करते हैं, हम माइटोकॉन्ड्रिया को स्पेशल केस में बताएंगे वहां पे, हमसे जो पूछा जाता है उसी का पूछा जाता है, जो साइटोप्लाज्म है। तो चाहे वो यहाँ पर हो माइटोकॉन्ड्रिया में, चाहे वो आपके साइटोप्लाज्म में, फंक्शन का सेम ही है। क्या फंक्शन है? सबसे ज्यादा प्रोटीन कहाँ सबसे ज्यादा प्रोटीन तो आपके ऑब्वियसली देखिए, प्रोटीन आप पहले तो ये देखिए आपके साइटोप्लाज्म में ही बनेगी, प्रोटीन सिंथेसिस तो वही पे होगा ना, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो सिर्फ अपनी प्रोटीन बना रहा होगा, सेल की नहीं बना रहा होगा। सेल के जितने फंक्शंस के लिए जो जो आपको प्रोटीन चाहिए वो सारी आपके साइटोप्लाज्म में बनेगी, क्योंकि वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया बनेगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या आ गया कि ये वो ऑर्गेनेल्स हैं जो कि क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। बैक्टीरिया के अंदर जो आपके राइबोसोम्स होते हैं उनका साइज भी 7s ही होता है। सर जब हम लेबल करेंगे पेपर में, तो माइटोकॉन्ड्रिया कितने माइटोकॉन्ड्रिया अगर सिंगल है तो माइटोकॉन्ड्रिया लिखिए। अच्छा, इसके बाद है देखिए कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान भी एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसे आप नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये जो साइटोप्लाज्म होता है, इसमें अगर आप देखिए तो आपके सेल के जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, वो सारे इसी के अंदर पाए। और दूसरा ये होता है कि ये जो साइटोप्लाज्म है, इसको कहते हैं ये आपके सेल का रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर ऑफ अ सेल। ये एक सेल का रिएक्शन सेंटर है, जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे वो सारे के सारे सेल के इसी हिस्से के अंदर है। ठीक हो गया? मतलब ऑर्गेनेल को अगर डेफिनेशन चाहिए तो क्या होता है? organelles are small structures present inside the cell. They perform different functions, like mitochondrial example. अच्छा, अब उसके बाद देन देखिए कि साइटोप्लाज्म जो है उसके दो तरह के हिस्से होते हैं। एक होता है साइटोसोल, ठीक है, और एक होता है साइटोजेल। यानी स्टोल और जेल दो पार्ट है। स्टोल होता है जो सोल्यूशन टाइप हिस्सा, जिसमें सेल के तमाम मटेरियल्स होते हैं वो डिसॉल्व फॉर्म के अंदर मौजूद है, उसे आप स्टोल का नाम देंगे। जेल वो वाला पार्ट है जिसके अंदर इनसॉल्युबल पार्ट होंगे, जैसे राइबोसोम इनसॉल्युबल पार्ट है, तो वो साइटोप्लाज्म का जेल पार्ट आ जाता है। जी सर, ये भी क्लियर हो गया सर? अब उसके डिफरेंस रह गए एनिमल और प्लांट सेल, वो हम ऐसे अपने फिंगर टिप्स पे कर देते हैं। सेल वॉल किसमें होती है? एनिमल में होती है, पहला डिफरेंस। सेल्फ वैक्यूल किसमें होता है? प्लांट्स में। एनिमल में होता है। दो डिफरेंस आ गए। अच्छा, तीसरा डिफरेंस प्लांट का क्लोरोप्लास्ट, एनिमल्स में नहीं होता। ये डिफरेंस आ गए। चौथा डिफरेंस क्या आप लिखेंगे अगर आपसे वो इन केस पूछ लेता है?
शाबाश। सेंट्रियोल जो होते हैं सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल के अंदर ये नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बाकी हमारा एक तो रह गया बैक्टीरिया, ठीक है, और स्पेशलाइज्ड और टिश्यू। वो बाद में लेंगे, पहले हम सिर्फ बैक्टीरिया को पढ़ लेंगे, सेल के हवाले से बात। हाल ही में बैक्टीरिया को पढ़ लेंगे क्योंकि आज बैक्टीरिया खत्म हो, स्पेशलाइज सेल की बात। टेस्ट इतना ही होगा पहले जो है बैक्टीरिया में, ठीक है। स्पेशलाइज वो ऑर्गन वगैरह आपके साथ या स्पेशलाइज सेल वगैरह बन गए। अच्छा जी, अभी हम पहले बैक्टीरिया की तरफ आते हैं। बैक्टीरिया को देखिए तो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है तो ये भी सेल प्रोकैरियोटिक सेल, साइज में छोटा होता है ये नॉर्मल सेल से, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। इसकी सेल वॉल भी जो होती है वो सेलुलोज से नहीं बनी होती बल्कि किससे बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकन। तो याद रखिए कि बैक्टीरिया जो होते हैं सब सेल होते हैं, इनमें सबसे बाहर सेल वॉल होती है, और सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से। उसके बाद क्या आ जाता है इसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन। पहले सेल वॉल आ गई, फिर क्या आ गया, ये वाला पार्ट इसका सेल मेम्ब्रेन का आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर चूंकि न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन इसके अंदर डीएनए होता है, वो विदाउट मेम्ब्रेन एक क्रोमोसोम की शक्ल में कह लीजिए या एक सस्पेंडेड नेकेड डीएनए जो होता है उसकी शक्ल में मौजूद है, ये इसका डीएनए, ये डीएनए है। देन साइटोप्लाज्म भी इसके अंदर होता है, फिर इसके अंदर राइबोसोम भी होते हैं, कौन से वाले बना, 70S, ठीक है। ये इसके राइबोसोम होते हैं। अब उसके बाद बैक्टीरिया के अंदर चीज आपने याद रखनी है कि बाद बैक्टीरिया मूव कर सकते हैं तो उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, टेल लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड्स के होते हैं जिन्हें फ्लैजेलम कहते हैं, ये स्ट्रक्चर कहलाते हैं फ्लैजेलम। और इस फ्लैजेलम की वजह से बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एक एडिशनल लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर, जिसे आप नाम देते हैं स्लाइम कैप्सूल। स्लाइम ये एडिशनल लेयर होती है प्रोटेक्टिव, जो कि उन्हें ड्राई कंडीशन से बचाती है, ठीक हो गया। ड्राई कंडीशंस मतलब जहां पानी कम हो, जैसे बॉडी के अंदर ये किसी सेल के अंदर पानी कम है तो वहां पे ना मरने नहीं देना। जी ये नहीं मतलब हर बैक्टीरिया में नहीं होता, हम एक जनरलाइज्ड बैक्टीरिया जिसमें सारा कुछ हो वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं ये डिवाइड भी कर सकते हैं। नॉर्मली तो वैसे इनका जो डिवीजन है उसके लिए होता है बाइनरी फिजन का प्रोसेस, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस ना है तो इनमें माइटोसिस तो नहीं होता। लेकिन अगर आप पेपर में गलती से माइटोसिस लिखा है तो आपका नंबर नहीं होगा। या फिर गुड न्यूज मैंने सुना दी कि कभी वो आपको आ जाए कि हाउ बैक्टीरिया डिवाइड्स व्हिच प्रोसेस इज इन्वॉल्व, तो आप गलती से माइटोसिस लिख रहे हैं तो आपके नंबर नहीं होगा, ठीक है। आप मार्क्स में कभी जाके देखिएगा, क्योंकि इस लेवल पे ओ लेवल पे अभी इतना कॉन्सेप्ट उनको नहीं है बाइंडिंग पीरियड तक का बच्चों को, या माइटोसिस बहुत डिटेल में आप नहीं पढ़ रहे तो इसलिए आपको इतना पता नहीं होगा। इसलिए इस किस्म के छोटे छोटे जो होते हैं ना डिफरेंसेस, तो माइटोसिस तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आप, ए लेवल के अंदर जो है वो तो बहुत डिटेल में है माइटोसिस, उसकी एक एक स्टेज की डिटेल है। फिर आपको समझ आ जाएगी बाकी जहाँ पे ये बैक्टीरिया में न्यूक्लियस मिलना है तो न्यूक्लियस के बगैर माइटोसिस हो ही नहीं सकता। तो दोनों लिखे हुए हैं उससे मार्क्स में बाइनरी डिवीजन में लिखा हुआ माइटोसिस ही लिखा हुआ कि ये तो ओरिजिनल जवाब है ही है। जो बच्चा बेचारा गलती से माइटोसिस लिखा है उसको नंबर नहीं मिलेगा, उसने आपको थोड़ा सा लेवरेज दे दिया, ठीक है, ये फायदा है। तो ये स्ट्रक्चर आ गया बैक्टीरिया का, क्योंकि आपको ये लेवलिंग्स भी याद रखनी है और ये स्ट्रक्चर भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं वो नेक्स्ट लेसन के आएंगे इंशाल्लाह।